सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले तथागत भगवान बुद्ध करोड़ों करोड़ों मजलूमों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और इस धरती पे जन्मे तमाम महापुरुषों को नमन करते हुए रायबरेली के प्रथम व्यक्ति, जिले के प्रथम व्यक्ति, आज के अध्यक्षता कर रहे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय सुदर्शन राम जी, राष्ट्रीय धर्म प्रचारक परम आदरणीय के राहुल जी, बुद्ध धर्म के लिए समर्पित धनीराम बौद्ध जी, लखनऊ से चल के हमारे साथ आए इंजीनियर राम सजीवन जी, जो लखनऊ मंडल के अध्यक्ष हैं, रायबरेली जिले के जिलाध्यक्ष भाई गौरी शंकर जी। आज इस कार्यक्रम में मुझे यहाँ तक आने का अवसर रायबरेली जिला के जो जिला महामंत्री हैं सत्येंद्र गौतम जी, जिनके गाड़ी से चल के हम यहाँ आए, सूर्य प्रकाश जी, शिवनंदन जी, भाई सुनील दत्त जी, प्रोफेसर संजय भारती जी, इंजीनियर महेश भारती जी, डॉक्टर पीएल दिवाकर जी, राजेंद्र सिंह जी, डॉक्टर सुशागर पाल जी, अनिल कुमार सरोज जी, वीरेंद्र यादव जी पत्रकार, बड़ी तन्मयता से इस मंच का संचालन कर रहे हैं, भाई दिलसेर पुरी जी, यशपाल पासी जी, अशोक प्रियदर्शी जी, अभी बेटी इंजीनियर रचना, उदय लालता प्रसाद जी, आर के चंद्रा साहब, उपस्थित मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरी बहनें, प्यारे बच्चों, आप सभी को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 126वें जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। साथियों, बात बड़ी लंबी करनी थी, समय 4 बजे से 5 बजे वो बजने वाला है आज, और मैं समझ रहा था कि अपने साथियों से कुछ सीखूंगा, सुनूंगा, फिर उस पर चर्चा करूंगा। तमाम अनुभवी साथी हैं जिनको मेरी वजह से लगता है बोलने का अवसर नहीं मिला। अगर मुझे अवसर मिलता तो सीखने का भी अवसर मुझे प्राप्त होता। भाई मेरे यहाँ संचालक महोदय कई बार इस बात को दोहराते रहे कि हम विद्वानों की बात सुनना चाहते हैं और बड़े विद्वान लोग यहाँ आए। तो अंदर से मैं समझ रहा था कि कहीं इनको गलत फहमी तो नहीं है। जब मैं भारत सरकार की नौकरी छोड़ी तो मुझे लोग विद्वान नहीं बल्कि पागल कहना शुरू कर दिए, और जब पागल कहना शुरू कर दिए
तो मुझे लगने लगा कि अब मैं सही दिशा में चलने लगा। जब मुझे पागल कहने लगे तो मैं समझ गया कि मैं सही दिशा में चलने लगा, और उसी पागलपन ने मुझे इस गांव में ले आके खड़ा कर दिया। अगर मेरे अंदर वो पागलपन न होता और मैं विद्वान होता, विद्वता होती मेरे पास, तो किसी चैम्बर में बैठ के अपनी किताब लिखता रहता, कोई शायर लिखता रहता और लोगों को प्रेरित करता रहता। ये मेरा पागलपन ही है आपके बीच में आने का। जो भारत सरकार की नौकरी कर रहा हो और लाखों रुपए उसकी पगार हो, और उसके अंदर बाबा साहब और मान्यवर काशीराम जी की जो मार्ग है उसको प्रशस्त करने के लिए वो नौकरी से त्याग पत्र दे। राम सजीवन जी जिक्र कर रहे थे कि काफी लोग जानते नहीं हो। राहुल साहब ने जिक्र किया कि बहुत राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और इसी कड़ी में मैं भी एक अदना सा राष्ट्रीय अध्यक्ष। हम तो अध्ययन करने से पाए कि दलित कोटे में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिले के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मंडल के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रदेश के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनके पूरे संगठन पूरे देश में होंगे, उनको आप राष्ट्रीय अध्यक्ष कह सकते हैं। मैं भी गली कोटे का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। साथियों, मैं नौकरी में जब आया तो लोगों ने बड़ी खिल्ली उड़ाई। सभी साथी बैठे हैं। 84 में ज्वाइन किया था, 82 में सरस्वती छोड़ी थी। तो जब कोट पैंट पहन के ऑफिस में गया तो पहला अभिवादन था कि हमारे पास भी कोट पैंट पहन के आएंगे क्या? ये दुर्दशा थी। ऐसी स्थिति में कैसे झेला होगा ऑफिस को? और संघर्ष की कड़ी में 67 में मैं SC बैकवर्ड माइनॉरिटी का जनरल सेक्रेटरी बना, और जब मान्यवर काशीराम जी के 85% का फार्मूला आया तो मेरे ऑफिस में तहलका मचा। ये तो यहाँ ऑफिस में भी उस परसेंट का एक जखीरा तैयार हो जाएगा, और 3 वर्षों में मुझे जनरल ट्रेड यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए। ऑल इंडिया पोस्टल अकाउंट्स एम्प्लॉयज एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष बन गया। मुझे थोड़ी देर समझ में आया कि ये निर्विरोध मुझे क्यों बना रहे हैं। भाई ने अभी जिक्र किया कि ये जो लालच थोड़ा थोड़ा मिल रहा है उसको जरा गौर से लीजिएगा, इस लालच में न पड़िएगा। मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं थोड़ी बात को कि संघर्षों की कड़ी में जहां तक मैं पहुंचा हूं, 90 में मैं ऑल इंडिया पोस्टल अकाउंट्स एम्प्लॉयज एसोसिएशन का अध्यक्ष बना तो मेरी समझ में आने लगा कि अध्यक्ष की कोई पावर होती नहीं ट्रेड यूनियन में। काफी साथी होंगे ट्रेड यूनियन। पावर तो सेक्रेटरी के पास होती है। अध्यक्ष तो सिर्फ शुरू करता है किसी कार्यक्रम को, और जब सब चले जाते हैं तो अध्यक्ष फिर उसकी समाप्ति कर देता है। मैंने समझा कहीं न कहीं मुझे रबड़ स्टैंप बना दिया। आपको ईमानदारी से बताऊं कि पहली कार्यकारिणी की बैठक में बहुत खुश हुए लोग मुझे भी तमाम बधाइयां दिए और कहा कि आप तो बिरले ऐसे आदमी हो जिसको पूरा ऑफिस निर्विरोध चुन लिया है। मेरे समझ में आ गया कि मैं अध्यक्ष ही बना रहूंगा और सारा काम ये लोग करते रहेंगे ट्रेड यूनियन का। पहली बैठक में सारे लोगों ने बधाइयां दी और सबके बधाई स्वीकार करते हुए
जब अध्यक्ष का मामला आया कि अब अध्यक्ष बोलेंगे, तो मैंने कहा चूंकि मैं अध्यक्ष हूँ और अध्यक्ष को पावर होता है कार्यक्रम शुरू करना और कार्यक्रम खत्म करना, तो मैं अपनी पावर को लागू करते हुए आज की कमेटी को भंग कर देता हूँ। और मैं भवननाथ पासवान आपसे बात करना चाहता हूँ। सारे वरिष्ठ लोग जिसमें तमाम पदों पे और तमाम जातियों के लोग थे, नाराज हो गए। एक ऐसा आदमी है जिसको अध्यक्ष बनाया गया और देश के गरिमा को देखते हुए इसने अपना पद त्याग दिया। मैंने भवननाथ पासवान से बात करो कि अब चुनाव होगा और कोई किसी को दबाव नहीं डालेगा। मैं सेक्रेटरी के पद पर लड़ना चाहता हूँ और मैं ये भी चाहता हूँ कि ये जो आवाम बैठी हुई है, ये जो जनता बैठी हुई है, ये जिसको चुनेगी वही नेता होगा। चंदा तो आप लेते हैं लेकिन उसके मन का काम नहीं करते हैं, इसलिए मैं सोचता हूँ कि बैलेट पेपर से काम हो और ये चुना जाए। मैं सेक्रेटरी के पद से चुना गया और बहुत जातिवाद है। पहले हर कुनबे के लोग, अलग अलग जातियों के लोग अलग अलग चाय पीने जाते बैठते थे। बहुत लंबी बात नहीं, 84, 85, 86, 87 तक एक दूसरे के साथ चाय पीने नहीं चाहते। ऑफिसों की ये पोजीशन, धीरे 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 उसको मैनेज किया, खत्म किया और 90 से लगातार 20 बरस तक मैं चुनाव जीता, कभी चुनाव हारा नहीं। यूपी पोस्टल प्रॉपर्टी बैंक का मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वाइस चेयरमैन और चेयरमैन के पद से काम की, वहां भी कभी नहीं हारा। लेकिन मेरे मन में एक बात उलझी रही कि आखिरकार हम बहुत बड़े पदों पे पहुंच जाएंगे, बहुत कुछ धन संचय कर लेंगे, उसमें समाज का क्या भागीदारी होगी। मुझे लगता है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी पत्नी और ज्यादा बढ़ गया तो मेरा परिवार, जिस समाज की कल्पना हम सब करते हैं, जिस समाज की कल्पना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर करते थे, उसका क्या होगा। और इतने संगठन है, सभी की वही एक भाषा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन, मान्यवर काशीराम के मिशन को आगे बढ़ाना है, वही एक भाषा है। और सब रखते रहते हैं कि बस एक मूल मंत्र है बाबा साहब का, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। और आज 50-60 वर्षों में लोग रिटायर भी हो गए जो बड़े पदों पे थे, और उनको भी हम मंच पे बैठाए तो बोलते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। ये बदलेगा कब? कौन बदलेगा? मैंने सोचा कि उस समय ये परिस्थिति रही होगी जब शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो का नारा जरूरी था। अब तो परिवर्तन होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कहा, एजुकेट, एजुकेट, ऑर्गेनाइज, क्या उसका हिंदी रूपांतरण और कुछ नहीं हो सकता? शिक्षित बनो का नारा तो देते आ रहे हैं, लेकिन शिक्षित करो का नारा कब देंगे? संगठित हो के नारा देते हुए चले आए हैं, लेकिन संगठित करने का नारा कब देंगे? संघर्ष करो कह के चले आते हैं गांव में जाके, हम संघर्ष कब करेंगे? ये तमाम बातें मेरे मन में गूंजती रही और मैंने एक निर्णय ले लिया। अपनी पत्नी से पूछा कि मैं नौकरी छोड़ के समाज के प्रति काम करना चाहता हूं। उसकी भी एक पीड़ा थी कि नौकरी आप करेंगे तो समाज में कुछ और कुछ दे सकते हैं, लेकिन नौकरी छोड़ के क्या कर सकते हैं? हमने कहा पैसा तो बहुत लोग कमाएंगे, बांट भी सकते हैं, और उसका सिलसिला जारी है। खुलकर लोगों ने बात नहीं किया। चुनाव में आप देखते हैं
पैसा बच रहा है और कुछ बच रहा है। शिक्षा महत्वपूर्ण है। मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान है कि राहुल जी का बहुत कैडर हमने लिया। तमाम मानसिक के साथियों का भी कैडर लिया। मैं बहुत लंबी चर्चा नहीं करूंगा, जाना है। तो मैंने इसको तब्दीली में किया कि अब हमको शिक्षित करो का नारा देना चाहिए। अशिक्षित किसको करोगे? जो अशिक्षित लोग होंगे उनको शिक्षित करोगे ना, या जो शिक्षित है उनको शिक्षित करेंगे? नहीं, जो अशिक्षित लोग हैं उनको अशिक्षित करना, शिक्षित करना है। और संगठित किसको करेंगे? हम लोग कभी कभी जाते हैं, कोई संघर्ष होता है, कोई दिक्कत होती है, गांव में बोल के चले आते हैं कि भाई संगठित हो जाओ। फिर 1 महीने बाद वो राम सजीवन जी ने कहा कि 11 महीने क्या करोगे? 1 महीना तो जयंती मनाओगे, फिर 11 महीना क्या करोगे? और कहा कि यहाँ एक कोई दबंग साथी है, बहुत परेशान किया है। तो धीरे में हमने कान फूंक की कि हाँ, या आप लोग संगठित हो जाओ। और महीने बाद भर भी वो काम सफल नहीं हुआ। तो फिर हम दूर से कहने लगे कि हमने तो कहा था कि संगठित हो जाओ, अब नहीं हो रहा तो हम क्या करें? हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। साथियों, मैंने कहा संगठित हो नहीं बल्कि संगठित करो। शहरों में हम जाते हैं, बहुत तमाम ऑफिसों में भाषण देते हैं और वो लोग सुन के चले जाते हैं, लेकिन कभी अपने घरों में चर्चा नहीं करते। बहुत ऐसे कर्मठ साथी है यहाँ मौजूद होंगे और हर मीटिंग में मौजूद रहते हैं। कभी घर से फोन आएगा तो ये नहीं बताएंगे कि बाबा साहब की जयंती में हम गए हैं और यहाँ से अच्छी बातें सीखा। शेयर नहीं करते परिवार में। प्रॉब्लम परिवार का कभी कभी तमाम बहुत और बौद्धाचारी लोग अंधविश्वास के विषय में बहुत बातें करते हैं। और जो पढ़े लिखे लोग हैं उन लोग अपने घरों से जो शिक्षा शुरू करना चाहिए वो नहीं करते। कैसे क्या बताएं, पत्नी मानती नहीं, करवा चौथ रहती है और पत्नी मानती नहीं, बच्चे मानते नहीं। आप उनके भरण पोषण का काम करते हैं, सारे कुछ खर्चे देते हैं, सब कुछ बात आप मानते हैं, वो आपकी बात नहीं मानते। तो बड़ा दुर्भाग्य है, मुझे लगता है कि गलत बात है। या तो हम सोच नहीं पाते, ये समझ नहीं पाते। साथियों, ये शिक्षित करने का जो मैंने नारा दिया था कि शिक्षित करो, तो अब पढ़े लिखे लोग जो हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जो आप पढ़ लिख के जो साथी IAS हो गए, IPS हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, तमाम बड़े बड़े पदों पे बैठ गए, वो अपने बीच से अपने समय को निकाल के गांव गली मोहल्ले और तमाम लोग जो हॉस्टल में हैं उनके पास जाओ। जो बच्चे तैयार हो रही है, एक पीढ़ी तैयार हो रही है। गांव की तो पोजीशन मुझे पता है। कभी कभी कोई बड़ा नेता, बड़ा अधिकारी जब अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाता, बड़ी साधारण भाषा में मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है समझ में आ जाए। रिश्तेदारों के यहाँ जब बहुत कई वर्षों में पहुंचता है तो पूछता है कि बेटी क्या कर रही है, बेटा क्या कर रहा है। अपने ननिहाल में, अपने रिश्तेदारों के यहाँ तो बताते हैं कि BA कर। ओहो, BA तो आजकल कोई पूछ ही नहीं रहा। इसको इंजीनियर होना चाहिए, इसको तो डॉक्टर होना चाहिए। ये कौन बताएगा? जो डॉक्टर होगा वही बताएगा, जो इंजीनियर होगा वही बताएगा कि बेटा इंजीनियर कैसे होगा, डॉक्टर कैसे होगा, IAS कैसे बनेगा। ये हमारे शिक्षित लोगों के जहन में आनी चाहिए बात। और हम लोग
इसका कारण है, इसलिए गांव में जाने में खुश रहते हैं कि कम से कम गांव के गलियारों में ये बात पहुंचे। जब 1 से हाई स्कूल तक पहुंचता है बच्चा, 8 तक पहुंचता है, तो तमाम माँ बाप को पता ही नहीं है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। जैसे हाई स्कूल पास करता है, अनपढ़ माँ बाप मिठाई बांट देते हैं। बगल वाला बताता है तुम्हारा बच्चा हाई स्कूल पास हुआ, फर्स्ट क्लास पास हुआ, उसको फर्स्ट क्लास की परिभाषा भी नहीं पता, मिठाई बांट देते हैं। और जब इंटर कर लेता है तब भी अगली कड़ी में बता देते पास हो गया। बीए कर लेता है, उसके बाद उसको कोई मार्ग नहीं मिलता है तो बेरोजगार टहलता है। तो उस गांव की परिस्थिति ये बदल जाती है कि गांव के लोग उसको उदाहरण के रूप में ले लेते हैं। कहते हैं इतना पढ़ा लिखा क्या कर रहा, मजदूरी तो कर रहा, फिर पढ़ाने लिखाने से क्या मतलब है? क्या सुनते हैं ऐसी बात? बिल्कुल सुनते होगी। कोई नई बात नहीं कर रहा, बहुत लिखा पढ़ी की बात नहीं कर रहा। जो ग्रामीण संरचना है और वहां भी पढ़ा लिखा बुद्धिमान जो बैठा हुआ है, जिससे हम तमाम सतर्क होने की बात करते हैं। अगर आपका बेटा बहुत पढ़ने लिखने में ठीक है, इंग्लिश बहुत बेहतर है, तो उसको संस्कृत दिलवा देगा। जो बैठा है स्कूल में वो कायदे से, ये यहाँ जो टीचर लोग बैठे हैं इनको भी सोचना होगा। पढ़े लिखे बच्चों को दिलाना क्या है। जो दूसरा सोच रहा है वो तो गर्त में ले जाने के लिए सोच रहा है। समाज शास्त्र दिलवा दिया, जिससे वो डॉक्टर इंजीनियर हो ही नहीं सकता। हम पढ़े लिखे लोगों से अपील करने निकले कि आप अपने पारिवारिक परिस्थिति को देखते हुए 1 घंटे आधे घंटे समाज में दीजिए। मान्यवर काशीराम जी का जो कहना था कि अपने रोजी रोटी में जब जाते हो तो 1 घंटे पहले निकलो परिवार से, किसी गांव गली से गुजरो, वहां कुछ बात शिक्षा की बताओ, और जब ऑफिस से वापस आओ तो 1 घंटे बाद में घर पहुंचो। अभी हम लोग निकलते कहाँ हैं, मोटरसाइकिल से, गाड़ी से बैठते हैं, सीधे ऑफिस पहुंच जाते हैं और ऑफिस में दिन भर बकवास करके अपने फाइलों का निपटारा करते, फिर घर आते, सब्जी खरीदते हुए घर में बैठ जाते। अब एक कल्चर और डेवलप हो गई है कोचिंग वाली। अपने बच्चों को कोचिंग कराते हैं, लेकिन परिवार के सदस्य जो रिश्तेदार नातेदार आते हैं उनसे मिलवाते नहीं। अभी किसी ने दृढ़ता से बात कही कि बेटा कहाँ है, वो पढ़ रहा, अभी डिस्टर्ब न करें। और 1 बरस से लेकर 20 बरस तक उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, उससे सामाजिक परिवेश बदल गया है। न वो चाचा को पहचानता है, न मामा को पहचानता है, न नाना, फिर लगता है कि ननिहाल वालों को पहचान ले, बाकी परिवेश उसका बदला होगा। उस परिवेश से भी हमको निकलना होगा, गांव तक पहुंचना होगा। संगठित तमाम संगठनों को बनाकर और बुलाकर हम जो है कहते हैं हमने संगठित किया। संगठित करो का नारा इसलिए दिया है कि जो असंगठित लोग हैं उनको भी संगठित करने की जरूरत है। नारा तो हमने लगाया, बाबा तेरा मिशन अधूरा, भवननाथ पासवान करेंगे पूरा, यही कहना चाह रहे थे। भवननाथ पासवान को पता ही नहीं कि बाबा साहब का मिशन क्या है। तमाम नेता जो कुर्ता पैजामा हमारे जैसे पहन के आते हैं उनको पता ही नहीं बाबा साहब का मिशन क्या है। और ये भी नहीं पता है कि बाबा साहब का मिशन उत्तर की तरफ कितना है, पश्चिम की तरफ कितना है, पूरब की तरफ कितना गया है, दक्षिण की तरफ। और इतने वर्षों में मिशन पूरे कर रहे हैं। बाबा साहब का मिशन था जाति विहीन, शोषण विहीन समाज की स्थापना। और जाति का नारा हम लोग लगाए, भवननाथ खुद ही पासवान लिखे बैठे हैं, क्या जाति विहीन समाज की स्थापना हो गई क्या? कुरेल साहब लिखे बैठे हैं, ये जाति विहीन समाज की स्थापना हो गई क्या? रजत जी, दिवाकर जी बैठे हैं, तो जाति की समाज की स्थापना हो गई जाति विहीन समाज की क्या? नहीं। उन्होंने बड़े फख्र से कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया हूं, ये मेरे बस की नहीं।
लेकिन मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, ये मेरे बस की। इसीलिए शायद उन्होंने जातिदीन स्थापना चाहा और बौद्ध धर्म की ओर चले गए। अब एक कंफ्यूजन और हो गया, जहां धर्मों का लड़ाई है वहां हिंदू धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म और धर्म को भी धर्म कह दिया, बौद्ध धर्म को भी धर्म कह रहे हैं। सुधार कहां से होगा? और हमने मंच तो सुना था कि बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म है और हम बौद्ध धर्म के अनुयायी। संस्कृत भाषा में अभी राहुल साहब ने अपनी बात कही बुद्ध वंदना के माध्यम से, बुद्धं शरणं गच्छामि। हम लोग पढ़ रहे थे बुद्धं शरणं गच्छामि, राहुल साहब बोल रहे थे बुद्धं शरणं गच्छामि, हम लोग पढ़ रहे थे बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं का अर्थ अलग है, धम्मं का अर्थ अलग है और धम्मम का अलग, सारे अर्थ अलग है। वो संस्कृत भाषा है, पाली भाषा, हम जिसको जानते नहीं। धम्म को हम धर्म समझ बैठे, ये भी गलती है। बुद्ध को जो समझना चाहिए वो नहीं समझ पाए। बुद्ध धम्म और संघ की कल्पना से हम परे हो गए। बुद्ध का मतलब ज्ञान से, और कैसे ज्ञान होना चाहिए, एब्सोल्यूट विजडम, उच्चतम ज्ञान। भगवान की कल्पना नाम ने और भगवान पैदा किया भगवान की परिभाषा में। और धम्म का मतलब होता है सत्य से, एब्सोल्यूट ट्रुथ। लेकिन धर्म धर्म करके हम लोग बहुत सब बुलवा रहे हैं। ज्ञानी बहुत लोग हैं, पागल मैं हूं, इसलिए पगलाया चाल रहा हूं। हमने कहा हमारा एक कैप्टन है जिला अध्यक्ष जौनपुर का, और भाषण कर रहा था, वो भी लेके अपना मोटरसाइकिल भागा रहता है। तो लोग कहते पढ़े लिखे हो, पागल हो गए क्या? बच्चों को ध्यान नहीं देते, पागल हो गए। मैंने कहा अच्छा चुप रहो, तुमको पागल कह दिए तो कष्ट है, जब मुझे पागल कह रहे हैं तो मैं बताता हूँ पागल का क्या मतलब होता है। जब मैं बोलूंगा तो पागल का मतलब क्या होता है। मेरे शब्दों में पागल का मतलब होता है सा माने पाने के लिए, क्या माने गतिशील होना, ला माने लक्ष्य को। लक्ष्य को पाने के लिए जो गतिशील होगा वही पागल होगा, और विक्षिप्त नहीं होगा। पढ़ा लिखा है, विक्षिप्त नहीं। तो जब तक आपके अंदर पागलपन नहीं होगा तब तक आप किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। विद्वानों की कड़ी में जाके हम कहीं न कहीं खो जाते हैं, और नारा जब लगने लगता तो मेरे हौसले बुलंद होते कि मेरे नाम का नारा लग रहा है। साथियों, बाबा साहब जो चाहते थे इस देश के नौजवानों के लिए, उनके लिए शिक्षा मस्त है। हेलो, सबसे बड़ा उपकार अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया है तो महिलाओं को किया। महिलाएं अभी तक बाबा साहब को मानने को तैयार नहीं। दलित महिलाओं की बात नहीं कर रहे, पिछड़े महिलाओं की बात नहीं कर रहे, हम समाज की महिलाओं की भी बात कर रहे हैं। ये महिलाएं तमाम देवी देवताओं की तो पूजा कर लेंगे, लेकिन बाबा साहब के नमन अर्चना विनय नहीं कर सकते। उन्होंने कहा था कि इस देश का पुरुष अगर शिक्षित होगा तो सिर्फ एक परिवार के लिए शिक्षित होगा, लेकिन इस देश की महिलाएं अगर शिक्षित होगी तो दो परिवार के लिए होगी, एक अपने मायके के लिए और दूसरा अपने ससुराल के लिए। इसलिए महिलाओं के लिए शिक्षा मस्त है। जो हमारी माँ बहनें हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि बेटियों की शिक्षा में कहीं कोताही न करें।
उनको समान शिक्षा, समान अधिकार देने की बात करें, हमारा भविष्य वहां देखा जाता है जब हमारे परिवार की महिलाएं घरों से बाहर आती हैं। हमारा स्टेटस वहीं से नापा जाता है कि ये कितने शिक्षित है और कितने अशिक्षित है। हम इसलिए चाहते हैं कि हम लोग गांव की ओर निकले, गलियों में जाए, बस्ती में जाए और अपने लोगों को, जो असंगठित लोग हैं उनको संगठित करें और जो अशिक्षित लोग हैं उनको शिक्षित करने का काम करें। राहुल साहब ने कहा कि भवननाथ पासवान जी से चर्चा करने के बाद आपका मैं नाम सुना करता था, कभी परिचित नहीं था। राहुल साहब मान्यवर कांशीराम जी के साथ में काम किए और बड़े पैमाने पे काम किए, सीनियर अकाउंट ऑफिसर से रिटायर हुए। इन्होंने कहा हमारी बात से सहमत होकर कि हम आपके साथ इस कार्रवाई को जरूर आगे बढ़ाएंगे। हम उन तमाम संगठनों के साथियों का सम्मान करेंगे जो बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, संगठन के बड़े पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं। हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ इतना किया कि डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोग, उनका एक मंच होना चाहिए और राष्ट्रीय मंच होना चाहिए, उनकी आपस में एक एकता होनी चाहिए। बस मुझे नाम ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच की स्थापना हो गई। 11/11/2011 को नौकरी छोड़ने के बाद 1 साल तक मंथन करता रहा कि मैं आखिरकार करूंगा क्या। नौकरी तो करी, लेकिन हम समाज को क्या दे पाएंगे। धीरे 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 काम शुरू हुआ। कुछ साथी बहुत जबरदस्त आलोचना भी करते रहे कि 10 आदमी तो है नहीं और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बने चाल रहे हैं। 15 में मैं 13 तक तो शांत रहा। 14 से लगातार 3 वर्ष हुआ, 14, 15, 16 और 17 का है स्थापना दिवस। इन 3 वर्षों में 22 राज्यों में संगठन पहुंच गए, चाहे वो केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे आपका उड़ीसा हो, तेलंगाना हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तराखंड हो। अभी हम लोग लगातार जनवरी से शुरू किए हैं और जून के अंत तक 22 राज्यों में जाके उनको और उन लोगों को जो अपने संगठन के मुखिया हैं उनको बैठाने का काम करेंगे, एक मंच पे लाने का काम करेंगे। और इतना कठिन काम इतनी आसानी से नहीं होने वाला है जब तक आप सारे बुद्धिजीवी साथ में खड़े नहीं होंगे। अकेले भवननाथ कुछ नहीं कर सकता। एक बात। दूसरी बात, सतेज जी से मैंने कहा कि पता 5 बजे तक लोग आएंगे, धूप लगेगा, काम होते होते आपको 5 बजे छोड़ देंगे, आप चले जाएंगे। लगातार 8 तारीख से मेरा कार्यक्रम है। कल दिन भर वहां था, अम्बेडकर उद्यान में दिन भर बैठा रहा। और सारे साथी जानते होंगे, सभी का पंडाल लगता है और पंडाल में ये जो 20 बाई 20 का पंडाल लगा है, 20 बाई 20 का पंडाल लगा है, इसमें एक पर्दा डाल देते, इधर से एक पर्दा डाल देते और इसी तरह के एक बैनर लगा देते और वहां बाबा साहब का संगठित होकर नारा भी लगता है। पहली बार हमने एक फार्मूला वहां तैयार किया कि यहां से वहां तक चाहे भले 10 कदम पे हो, जो पंडाल लगे हैं वो पंडाल के बीच में कोई पर्दा नहीं होगा।
आप यहाँ बैठे हैं अध्यक्ष जी, दूसरे अध्यक्ष जी इधर बैठे हैं और तीसरे अध्यक्ष जी वहाँ बैठे हैं, चौथे अध्यक्ष जी वहाँ बैठे हैं। जो जब चाहे उस गलियारे से निकल के जाए और सबको लगे कि एकता में बैठे। अभी पता चला सब अलग अलग बैठे हैं। एक आदमी इधर से आया, इनसे मिला, फिर घुसा उधर से फिर मिला, फिर उधर से घुसा उधर फिर मिला। मैंने पहली बार इसका शुरुआत किया कि अब आप ऐसे जाएंगे, पूरे एकता की तरफ जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। कोई उठने की जरूरत नहीं है और किसी को घूमने की जरूरत नहीं है। शुरुआत हो गई। मैं चाहता हूं कि एकता की दौड़ इस बार 11 दिसंबर को सतीश मंच पे बोल रहे थे, कहाँ गए? तो इन्होंने कहा कि बड़े मंच पे मुझे बोलने का अवसर मिला है। पसंदार 11 दिसंबर को लखनऊ के सरजमी पे रविंद्रालय में खड़े होने की जगह नहीं मिला, लेकिन विकास नगर के लोग नहीं निकले, इंदिरा नगर के लोग नहीं निकले। लोग कहाँ जाए? जब पूरे देश भर में ट्रेनों का आवागमन बंद हो, हवाई उड़ानें बंद हो, 22 राज्यों के लोग, जिसमें छत्तीसगढ़, जिसमें झारखंड, मध्य प्रदेश के लोग कार चला के आए। मुझे मेरा हौसला बढ़ा कि लगता है कि ये चाहते हैं कि हम लोग का एकीकरण हो। और बगल वाले जो है वो सोच रहे थे कि मैं नहीं जाऊंगा तो कार्यक्रम सफल नहीं होगा। भवननाथ अपना ईगो खत्म कर चुका है और इसलिए खत्म कर चुका है कि हर जगह जाके मुझे मंच ही नहीं मिलेगा तो आज मुख्य अतिथि है। मैं तो गुजरात में अहमदाबाद में लोगों से कहा कि भाई कहीं मुख्य अतिथि बना के न बुलाना, मुझे मुख्य अतिथि बना के न बुलाना, क्योंकि जो मेरे सीनियर हैं वो पहले पर्चा पढ़ते हैं। जो संगठन चला रहे लोग वो पर्चा पढ़ते हैं कि हमें मुख्य अतिथि कौन आ रहा है, मेरा है कि नहीं है, मेरी बिरादरी का है कि नहीं है, मेरे संगठन से जुड़ा हुआ है कि नहीं है। अगर नहीं मिला तो वो जाएंगे ही नहीं। परिस्थिति बदल जाती है। मुख्य अतिथि कल का आदमी मुख्य अतिथि होगा। मैं तो इतने वर्षों से काम कर रहा था, मुझे क्यों मुख्य अतिथि नहीं बनाया गया? इसलिए मैंने उसको भी बदलने की कोशिश की है। मुझे पता होता कि मैं यहाँ का मुख्य अतिथि हो तो मैं कह देता कि वहाँ मुख्य अतिथि न लिखो, बस वही लिख दो जो अध्यक्ष बने हैं, वही लिख दो, काफी है। हमारे सारे लोग मुख्य अतिथि, सारा काम छोड़ के यहाँ आए। एक आदमी मुख्य अतिथि हो जाएगा और बाकी लोग नगर हो जाएंगे, ऐसे समाज की संरचना नहीं हो सकती। छोटा बड़ा हमारे अंदर जब है तो हम दूसरे से लड़ने की बात कहाँ करते हैं? यही विडंबना है। आज तक हम जो शेड्यूल कास्ट बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, तमाम साथी समझने में गलती कर रहे हैं। शेड्यूल कास्ट का मतलब क्या है? तमाम पढ़े लिखे लोगों को यही नहीं समझ आ रहा। अगर किसी से पूछो कि शेड्यूल कास्ट का क्या मतलब है तो बताएगा चमार, पासी, धोबी, धानों के ही सब शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट का मतलब ये नहीं। उनको समझने में क्यों दिक्कत हो रही है? अगर शेड्यूल इन कास्ट लिखा होता तो समझ जाते कि अनुसूची के अंतर्गत आने वाली जातियां। शेड्यूल इन कास्ट नहीं लिखा, शेड्यूल कास्ट लिखा है, इसीलिए में वर्णित है। ये बात हमें समझना होगा और समझाना होगा कि तमाम ऐसे बात हैं जिनको हम जानते नहीं हैं, लेकिन भीड़ रहते हैं उसी पे कि मेरे से ज्यादा योग्य कोई है ही नहीं है। योग्यता की बखान में ही हम पीछे चले जाते हैं। हम सीखते नहीं हैं, हम सीखना भी नहीं चाहते हैं। साथियों, मैं चाहता हूं कि जो नई पीढ़ी तैयार हो रही है, जो पढ़ने की श्रृंखला में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन साथी उन परिवारों के बीच में जाए। और मेरी तो टीम अब काम करने लगी है। आप गली कूचे में बैठक बुलाइए और 10 आदमी भी वहां हो तो भी भवननाथ पासवान जाने के लिए तैयार है।
बहुत हजारों की भीड़ में नहीं, कभी हम लाखों के बीच में बोले हैं, कभी हजारों के बीच में बोले हैं, कभी अपनों के बीच में बोलने की चेष्टा करिए, जो 10-5 आपके बीच में बैठे तो अच्छा होगा। इसलिए हमारा संकल्प है कि हम तमाम साथियों के बीच में खुद को प्रशिक्षण लें और खुद प्रशिक्षित करें कि हम जो अशिक्षित लोग हैं, अभी जो हाई स्कूल का बेटा होगा, बेटी होगी, उसको इंजीनियर बनने के लिए सब्जेक्ट चॉइस करने के लिए कौन बताएगा? उनके अनपढ़ माँ बाप बताएंगे या उनके मार्गदर्शक जो शिक्षक वहां बैठे हैं वो बताएंगे? इंजीनियर साहब बोल रहे थे, इंजीनियर बनने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अगर नहीं है तो इंजीनियर नहीं बन सकते। डॉक्टर बनने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नहीं है तो डॉक्टर नहीं बन सकते। पीएचडी करके तो डॉक्टर लिख सकते हो लेकिन डॉक्टर बन नहीं सकते। इसलिए हमको बताना होगा आने वाली पीढ़ी को कि तुम्हें डॉक्टर बनना है तो ये करना पड़ेगा, ये डॉक्टर ही बताएगा। इसलिए तमाम पढ़े लिखे लोगों को, जो नौजवान साथी हैं, जो हमारे सीनियर साथी हैं, जो रिटायर्ड साथी हैं, उन सबको हमारा मंच सादर आमंत्रित करता है कि आप आइए, अपने अनुभवों को शेयर करें, सरलीकरण में आइए, सरली भाषा में बताइए, जिसको वो समझ पाए। जो गांव का हमारा अशिक्षित परिवार है वो समझे, जो हमारी बेटियां हैं जो पढ़ने के लिए तैयार हैं, उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए हम कवच बन के तैयार हों। तो साथियों, ये तमाम बातों को हमको ध्यान में रख के हमको गांव की ओर चलना है। और मैं लगातार 23 तक है, अभी राहुल साहब ने एक पर्चा दिया है, उस पर भी मैं 23 को पहुंच रहा हूं इलाहाबाद में। आज रात अभी इलाहाबाद पहुंचूंगा, कल मिर्जापुर में रहूंगा, परसों अपने दूरदर्शन आकाशवाणी के साथी हैं। 18 को उन्नाव में है, 19 को फिर आकाशवाणी का है। मतलब लगातार मेरा कार्यक्रम है। और मैं अपनी कल्पना से मैं बता रहा हूं कि मैंने जो ईगो पाल रखा था, पहले मैं बड़ा भारी नेता अपने समझता था कि मैं प्रदेश अध्यक्ष होगा तो बहुत बड़ा हो गया, मैं ऑफिस में नौकरी करता था तो बहुत बड़ा हो गया। तो मैं प्लान बनाता था कि मुझको कहीं कुर्सी मिलेगी तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, मंच में बैठाएंगे तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। लेकिन अब भवननाथ पासवान बदला ये है कि अगर आपका कार्यक्रम है, आपकी सूचना है, तो मैं कोशिश करूंगा वहां पहुंचूं। अगर आप यहां बैठने का मौका देंगे तो यहां बैठूंगा, नहीं वहां पीछे बैठाएंगे तो भवननाथ पासवान वहां बैठने के लिए तैयार है। हमारे अंदर जो फर्जी का ईगो है, हम लोगों के अंदर जो फर्जी का ईगो है कि मैं IAS हूं, मैं IPS हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं बड़ा धनाढ्य हूं, मैं वहां बढ़िया से कुर्ता पैजामा पहन के आ रहा हूं, सूट टाई पहन के आ रहा हूं और मुझे नहीं बैठाया जाएगा तो बड़ा अपमान होगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अपमान को क्या आपने सुना है? क्या आपने देखा है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कोई पागल नहीं कि तालाब में पानी पीने के लिए आपका सत्याग्रह करें। वो इसलिए कर रहे थे कि आप जहां जानवर, कुत्ता, बिल्ली ये पी सकता है पानी, इंसान क्यों नहीं पी सकता है? जिस मंदिर का निर्माण आप कर रहे हो उस मंदिर में घुस नहीं सकते। क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पुजारी बनना चाहते थे क्या? नहीं, आपकी आंखों पे पड़ा हुआ पर्दा को साफ करना चाहते थे कि आपका अधिकार है, आप मानव हैं, इंसान हैं। इसलिए बाबा साहब, मैं इस कड़ी में भूल न जाऊं, माता रमाबाई के उस कुर्बानी को न भूल जाऊं जब बाबा साहब की शिक्षा चल रही है। और माता रमाबाई किन परिस्थितियों में अपने को झेला है। 4 बच्चे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के भूखे, बगैर दवा के प्राण निकल गए। अगर हमारे जैसे लोग होते बाबा साहब, तो पहले अपने बच्चों को देखते। आजकल जो पोजीशन बन रही है शिक्षित परिवारों में, जिससे हम कल्पना करते हैं कि ये मदद करेंगे, गांव में जाके, घरों में जाके लोगों को बताएंगे,
वो सबसे बड़ी सफलता अगर मानते हैं तो कहते हैं कि अगर तुम्हारा जीवन सफल है तो तुम पढ़ लिख लिए हो, नौकरी में आ गए हो और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लो, यही तुम्हारी सफलता है। अगर यही बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर किए होते तो ये जो तमाम पढ़े लिखे लोग अच्छे कपड़ों में दिखाई पड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि एक भी आदमी यहाँ दिखाई न पड़ता। इसलिए उनके संघर्षों का हम लोग जो नमन करते, जो याद करते, हम ही नहीं पूरा विश्व कर रहा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इतने असाधारण व्यक्ति नहीं, साधारण व्यक्ति नहीं। हम उनके कृतियों को नमन करते हैं। बात बहुत लंबी करना चाहते हैं। जब मैं गांव में रहता हूं, शहर वाले तो समय भी नहीं दे पाते। वो तुरंत टाइम देखते हैं कि अरे सत्येन गौतम गौरी शंकर ने बुलाया था यार, 12 बजे बुलाया था, 1 बज गया, मैं निकल जाऊं क्या, टाइम हो गया मेरा। इतना व्यस्त जीवन है। और जिम्मेदारी किसके लिए है? दबे कुचले लोगों को उत्थान के लिए। समय नहीं है। आज के डेट में आदमी समय नहीं देना चाहता। पैसा तो दे देगा, आप दरवाजे पे जाइए, पैसा दे देगा, कार्यक्रम बहुत बढ़िया कर रहा है, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगा। वाह बाबा तेरा मिशन अधूरा, घर में बैठ के करेंगे पूरा, ऐसा होगा? किसके ऊपर छोड़ना चाहते हैं? साथियों, मुझे संकल्पित होना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं। आपने अभी पुरी साहब ने कहा कि ऐसे मनीषी की उम्र बढ़े, राहुल साहब जैसे लोगों को, तमाम विद्वान है, तमाम लोगों की उम्र बढ़े और गांव तक पहुंचाए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन, तथागत बुद्ध के मिशन। मैं बात खत्म करता हूं कि मंच पे जब आदमी माइक पकड़ता है तो बड़ा दहाड़ के बात करने लगता है। कहता भाई मैं तो सही बात करता हूं, किसी को बुरा लगे भला लगे, लेकिन मैं कह के चला आता हूं। बड़े शान से कहता हूं, मैं रुकता नहीं हूं, मैं सही बात कहता हूं, मैं सच्चा हूं। और मैं क्या कहता हूं? सच को कहना कठिन नहीं है। सच तो आप कह सकते, सभी लोग सच कह सकते। मैं क्या कहता हूं कि सच को कहना कठिन नहीं है, सच में जीना बहुत कठिन है। सच को कहना कठिन नहीं है, सच में जीना बहुत कठिन है। आंसू तो दृग में रहते हैं, आंसू तो दृग में रहते हैं, आंसू पीना बहुत कठिन। कभी कभी तहस में आकर कहते हैं कि घूस के आंसू आंसू पी गए हैं, अगर कहीं मिल जाते तो तुमको बता देते। वो आंसू जो घूस पीता है उसके सिर से जन्म। बात लंबी होगी, मैं बाबा साहब को नमन करते हुए कहना चाहता हूं कि फूल चमनों में यूं ही खिला करते हैं, फूल चमनों में यूं ही खिला करते हैं, कुछ खिलकर देवों के पद पर चढ़ते हैं। फूल चमनों में यूं ही खिला करते हैं, कुछ खिलकर देवों के पद पर चढ़ते हैं। सफल जीवन और सफल जीवन में फर्क सिर्फ इतना है, कुछ कुछ करके मरते हैं, कुछ यूं ही मर जाते हैं। कुछ कुछ करके मरते हैं, कुछ यूं ही मरते हैं। सभी को हृदय से बधाई देते हुए बाबा साहब के जन्मदिन पर अपनी बात को विराम करता हूं। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।